जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। चलें, 2-1 मिनट इंतज़ार कर लें ताकि बाकी के भी आ जाएँ, फिर स्टार्ट करते हैं। चले जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक मॉडर्न फिज़िक्स का और मॉडर्न फिज़िक्स में हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इसे डिस्कस कर लिया था। आज कुछ पोर्शन हमारा यूनिट नंबर 20 का जिसमें बोहर मॉडल को डिस्कस करेंगे, फिर हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को लेके चलेंगे हम। तो ज़रा देखिएगा बड़े ध्यान से। एक जनरल सा बोहर मॉडल वैसे स्पेसिफिकली टॉपिक शामिल नहीं है, लेकिन उसकी बेस पे ही चलेंगे हम लोग। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इससे पहले जो रदरफोर्ड मॉडल था वो फ्लॉप हो गया था। रदरफोर्ड का ये कहना था कि
इलेक्ट्रॉन एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, उसके सेंट्रल में एक थिक पॉजिटिवली चार्ज है जिसे नाम दिया गया किसका, न्यूक्लियस का। और कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अब जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा होता है किसी पॉइंट के गिर्द, तो कोई भी बॉडी जब किसी पॉइंट के गिर्द घूम रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेशन पैदा होगा। और फिर आप लोगों ने क्लासिकल वेव थ्योरी ये बताती थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो हमेशा रेडिएशन एमिट करता है। तो फिर रदरफोर्ड के मुताबिक क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल रेडिएशन एमिट करते, रेडिएशन एमिट करने का मतलब एनर्जी लूज कर रहा है और एनर्जी लूज करते करते एट द एंड उसे अपने न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, यानी एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। यही एक ड्रॉबैक था जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल फ्लॉप हुआ। फिर एक कदरे बेहतर मॉडल दिया किसने, नील बोहर ने, जो कि लाइट एलिमेंट्स के लिए फेवरेबल था। उसने कहा जी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus in specific energy levels। इन्हें नाम दिया उसने शेल्स का, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। एनर्जी रेडिएट किए बगैर, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू उसने क्या कहा कि सिर्फ वही स्टेशनरी ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हो, यानी एंगुलर मोमेंटम को L कहते हैं, n h बार, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना ऑर्बिट का नंबर होता है उतना ही n की वैल्यू होती है, ठीक है। नंबर थ्री, उसने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी हाई एनर्जी लेवल से जंप करके किसी लो एनर्जी लेवल पे आते हैं तो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी हमेशा रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी डेल्टा E इक्वल्स टू HF एंड डेल्टा E इक्वल्स टू hc/λ। अब इसी की बेस पे, अब ये जो कॉन्सेप्ट था थर्ड पॉस्टुलेट, इसकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलती थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। बाकी दो पॉस्टुलेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, जब लुइस डी ब्रॉय ने अपना वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का कॉन्सेप्ट दिया तो ये सेकंड पॉस्टुलेट भी वेरीफाई हो गया। अब सिर्फ कौन सा रह गया था, दैट इज फर्स्ट। और फर्स्ट ऐसा था पॉस्टुलेट बोहर मॉडल का जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी की कंट्राडिक्शन करता था। फिर इसी की बेस पे बोहर ने रेडियस कैलकुलेट किए इन एनर्जी लेवल्स के, दैट आर कॉल्ड द क्वांटाइज्ड रेडियाई। अब कहा उसने क्या कि ये कोई एनर्जी लेवल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज E, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज -E, इसका कोई रेडियस nth रेडियस है। तो इसका मतलब है अगर ये ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए फिर कंपलसरी होगा इस इक्वेशन को फॉलो करना, क्योंकि ये ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है। फिर इसकी मदद से जब रेडियाई कैलकुलेट किया गया तो Rn किसके बराबर आ गया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर आ गया, दैट इज n पाई
n square over h square over 4 pi square ke square m। जब फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट किया तो आ गया h square over 4 pi square ke square m। सिंप्लीफाई किया तो 5.3 10 raised to power minus 11 मीटर। यानी अगर मैं R2 की बात करूं दैट इज 4 टाइम ऑफ R1, R3 की बात करूं 9 टाइम ऑफ R1, R4 की बात करूं 16 टाइम ऑफ R1। दीज आर द क्वांटाइज्ड। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कह दो जी कि R कोई R जो आ रहा है रेडियस वो आप कह सकते हो जी 23R1, दैट विल बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नंबर आना चाहिए जिसका कोई ना कोई स्क्वायर बनता हो। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो चीज देखने में एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जरा स्पीडली, क्योंकि ये हमारा हिस्सा नहीं है लेकिन रिलेशन जहन में बैठ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब स्पीड की बात की गई हमारे पास तो nth ऑर्बिट की स्पीड क्या आ गई, दैट इज 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर NH। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो क्या होगा 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर H, दैट इज 2.18 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं इसका मतलब है फिर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं Vn इक्वल्स टू V1 ओवर n। यानी अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो V1 ओवर 2 हो जाएगा, थर्ड की बात करूंगा तो V1 ओवर 3 हो जाएगा, फोर्थ की बात करूंगा तो V1 ओवर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के घूमने की न्यूक्लियस के गिर्द जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे जनरल रिलेशन ये बनता था Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर R1। रेडियस बढ़ता जा रहा था, स्पीड क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। फिर हम लोगों ने जब यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो आगे क्वांटाइज एनर्जी पे बात कर लो। एंड द एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे किस पे। सेकंड पोस्टुलेट कैसे वेरीफाई हो? ये बोहर कह रहा हूँ डी ब्रॉय ने इसे वेरीफाई किया था। दिया हुआ टॉपिक आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट। इस तरह का ये बोहर मॉडल में अगला ही टॉपिक दिया हुआ है जिसमें उसने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो वेव की फॉर्म में घूम रहे होते हैं, तो वेव को कंसीडर करके उसने कैलकुलेट किया था। मैं प्रूव नहीं करवा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को इसका, वो देख लीजिएगा आप लोग। इससे आगे भी हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जी। अब चूंकि कहा कि डिस्क्रीट स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना है, अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होगा ना तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होगी। एक तो उसके पास होगी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर होगी के ई स्क्वायर ओवर 2 Rn, और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी जो कि बराबर होगी अट्रैक्शन की वजह से। जब आपने टोटल, माइक ऑफ करो अपना,
एक आलू और एक बैंगन, एक आलू और एक बैंगन। जैनब तारिक, थोड़ा सा पढ़ो। जब आपने टोटल एनर्जी मालूम की, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपने सॉल्व किया तो आपके पास रिलेशन बन गया, दैट इज -2π² k² e⁴ m/n²h²। यहाँ पे जो सारा पैरामीटर था आपका कौन सा, ये वाला, ये कांस्टेंट वैल्यू थी। इसे आपने नाम दिया, यानी 2π² k² e⁴ m/h²। इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे नाम दिया E0 का। इसका मतलब है En किसके बराबर आ गया, -E0/n²। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट की, जरा गौर से देखिएगा, तो बन जाएगा -E0 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है इतनी एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की। ठीक है, E2 कितना आ जाएगा, -E0/4, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करोगे से यही बन जाएगा ना यानी इस तरह आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 कितना आ जाएगा, -E0/9 -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बन जाएगा, -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 16, दैट इज -0.85। अच्छा मुझे बताओ, जब आप हायर ऑर्बिट में जा रहे हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, एनर्जी नेगेटिव में लेस हो रही है। नेगेटिव में लेस होने का मतलब इंक्रीज हो रही है। अब जरा गौर से देखिएगा, आप कहते हो ना आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को दो और उसका इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा एक पॉइंट हमेशा, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नेगेटिव में होगी ना, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नेगेटिव में होगी, तो इसका मतलब ये हुआ करेगा कि वो हमेशा न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स में है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से निकालना चाहते हो, तो इसका मतलब है या तो आप उसकी एनर्जी 0 कर दोगे या उसकी एनर्जी पॉजिटिव में कर दोगे। समझ आई बात की? यानी अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स में है तो अंडरस्टूड है नेगेटिव होगा, और अगर 0 कर दोगे तो इसका मतलब है अब वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स में नहीं है, बल्कि वो आयोनाइज हो गया। अब मुझे बताओ, ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है। इसका मतलब है कि सारों में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स में। अगर मैं इसे आयोनाइज करना चाहता हूं तो इसका मतलब है मैं इसकी एनर्जी को 0 करना चाहूंगा। मैं इसकी एनर्जी को 0 कब करूंगा, जब मैं इसे 13.6 ऐड कर दूंगा। ये नेगेटिव में है ना, इसमें प्लस कर दूंगा तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में।
इसका मतलब है अगर ग्राउंड स्टेट से मैं हाइड्रोजन एटम को क्या करना चाहता हूँ, आयोनाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे 13.6 देनी। अगर मैं कहता हूँ कि सेकेंड एनर्जी स्टेट से, यानी यहां से अगर मैं इसको आयोनाइज करना चाहता हूं तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहां से थर्ड ऑर्बिट से आयोनाइज करवाना चाहता हूं तो मुझे इसे कितनी देनी पड़ेगी, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं 4 से करवाना चाहता हूं तो 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 कह रहा हूं 0.85। बात को फॉलो किया, समझ आ गई बात की? अच्छा जी सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, यहां से अगर मैं मजीद एक चीज लेके चलूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे जल्दी से। सर हाइड्रोजन में तो एक ही शेल नहीं होता? शेल एक होता है, ये सारे हाई एनर्जी लेवल्स हैं उसके। आप लोगों ने पढ़ा है किसी भी शेल, किसी भी एटम के इन्फिनिट एनर्जी लेवल्स हुआ करते हैं, पढ़ा नहीं है? जिसमें आपने स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी, अभी डिस्कस करता हूं उसे। स्टेशनरी ऑर्बिट एक होता है, ये हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? चलें जरा देखिएगा, मैं इन चीजों को साफ करना चाह रहा था जरा ऐसे। जी जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर मैं इन दो का डिफरेंस लूं, डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस जब भी मालूम करते हैं हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं E2 माइनस E1 इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन दो का लूं E3 माइनस E2 दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन दो का लूं यानी E4 माइनस E3 दैट इज 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा गौर करो, जैसे जैसे आप हाई एनर्जी लेवल्स में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? जी बढ़ता कम जा रहा है, होता कम जा होता रहा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? सर कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा जी कम हो रहा है। पहले दो के दरमियान 10.2 है, दूसरे और तीसरे के दरमियान 1.5 है, चौथे और तीसरे के दरमियान 0.65, तो डिफरेंस मुसलसल कम होता जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई E1 E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3 ग्रेटर देन सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हमारे पास किन में होता है, जो इनर मोस्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूं, जो मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी ग्राउंड स्टेट में, वो एनर्जी जो इसे किसी ऑर्बिट में दी जाए और वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के चला गया, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी सप्लाई, और अगर मैं 13.6 नहीं देता, फॉर एग्जांपल मैं 10.6 दे देता हूं, तो मुझे बताओ उस वक्त इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी पॉजिटिव में रहेगी या नेगेटिव में रहेगी? नेगेटिव में ही होगी, नेगेटिव में ही -3। होगी। इसका मतलब है फिर वो आयोनाइज नहीं होगा। जब आयोनाइज नहीं हुआ तो वो किसी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला गया, इसे बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन। अगर आयोनाइजेशन के बराबर एनर्जी या उससे ज्यादा दे दो तो हम कहते हैं कि आयोनाइज हो गया। अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम दो तो हम कहते हैं आयोनाइज नहीं हुआ बल्कि ये एक्साइट हो गया। समझ आ गई बात की? तो एनर्जी ट्रांसफर करने की कितनी टेक्निक्स हैं? एनर्जी ट्रांसफर करने की दो टेक्निक्स हैं, या तो आप मटेरियल को हीटअप करते जाओ, और अगर हीटअप नहीं करना तो फिर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आके टकराए और एनर्जी दे दे। फर्ज करो ये इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन,
ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आया, आके इससे टकराया और इसे इतनी एनर्जी दे दी कि ये ऑर्बिट छोड़ के चला गया। समझ आई बात की? तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो अंडरस्टूड होता है कि उस बॉडी को किसी ने धक्का दिया हुआ है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टूड है कि भाई किसी पोटेंशियल ने इसे धक्का दिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आएगा, इसका मतलब है किसी ना किसी पोटेंशियल ने इसे मूव करवाया होगा। वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आके इससे टकराए और इसे आयोनाइजेशन एनर्जी दे दे, यानी इस एटम को आयोनाइज कर दे। तो जिस पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आएगा और उस इलेक्ट्रॉन ने आके इसे आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आए और मूव करता हुआ आके इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करे, लेकिन आयोनाइजेशन ना हो बल्कि एक्साइटेशन एनर्जी हो, तब इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रॉन जिस पोटेंशियल से मूव करता हुआ आया, आके इसे आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई की, तो उस पोटेंशियल को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर आके इसे एक्साइटेशन एनर्जी सप्लाई की तो इसे हम एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और याद रखिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड excitation potential both depends upon nature of material। किस पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करते हैं। दोनों किस पे, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करते हैं। जितना मटेरियल जितना इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। और जितना क्या होगा, कम होगा, उतना आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लोगे जी इसका। सर अब बात करते हैं हम अगर लोग हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की। जी, अगर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके अगेंस्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो वो मूव करेगा? किस पे, वो जाहिर देखो, पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, एनर्जी देना। अगर तो वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि वो ऑर्बिट छोड़ के चला जाए, तो फिर वो उसे मूव करवाएगा, जरूर करवाएगा। और अगर उसका पोटेंशियल इतना नहीं है कि वो न्यूक्लियस के पोटेंशियल को ओवरकम कर सके, तो फिर वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। सर ये जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, इसकी एनर्जी अब कम हो गई है ना, तो ये यानी ऑर्बिट में ये फिट नहीं हो सकता? जी नहीं, देखो, इसका मतलब है अगर ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है ना, तो आपने इसे दी थी कितनी, फॉर एग्जांपल 5 जूल, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बहुत रिलीज करेगा भाई। जब ये जीरो पे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो वो रेस्ट में आ जाएगा। अब उससे मजीद कम करेगा, -13.6 पे जाएगा, तो फिर फिट होगा, जो कि मुमकिन नहीं होता। और याद रखिएगा, जब भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ने एडजस्ट होना है ना, तो उसके लिए एनर्जी का नेगेटिव में होना लाजमी है। अगर पॉजिटिव में होगा, तो आप लोगों ने तभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पॉजिटिव हो तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स में नहीं रहता। और सर ये और ये स्टेशनरी हाई ऑर्बिट, और ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब स्लो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जी। स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या, सर स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंस है? उन्हीं को बोलते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन ने हमेशा किसी ऐसी जगह पे रहना होता है जहां पे एनर्जी हो, और उन स्टेशनरी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उन्हीं को एनर्जी लेवल्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम पे।
सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। सर आपका माइक ऑफ है। जी, किसी nth एनर्जी लेवल से जंप करके उसने कहाँ पे आना है, किसी pth एनर्जी लेवल में, तो क्या करेगा, एनर्जी डिफरेंस की इक्वल एनर्जी रेडिएट करेगा। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू En माइनस Ep, एंड En क्या है, माइनस E नॉट ओवर n स्क्वायर माइनस E नॉट ओवर p स्क्वायर। तो डेल्टा E किसके बराबर आ गया, ये माइनस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, E नॉट 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। अब P वो एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन ने आना है, N वो एनर्जी लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन ने आना है, और E बराबर होगा hc ओवर लैम्डा, दैट इज E नॉट 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, and 1 over lambda E naught over hc 1 over p square minus 1 over n square, and this E naught over hc equals to Rydberg constant 1.0974 per मीटर। यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 over lambda equals to RH 1 over p square minus 1 over n square। बहुत अहम रिलेशन। अब इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यू, अगर मैं कहूं फॉर p इक्वल्स टू 1, अगर p 1 हो, यानी किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जंप करे और फर्स्ट एनर्जी लेवल पे स्टे करे, इस केस में ये जो रेडिएशंस एमिट होती हैं दे आर कॉल्ड लेमन सीरीज और यूवी रीजन है जिसका, कौन सा रीजन है, यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करती है। अगर बात करूं किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जंप करके सेकंड में आए, वन ओवर टू स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल में लाई करती है। अगर P3 हो 1 ओवर लैम्डा 1 ओवर 3 स्क्वायर 1 ओवर n स्क्वायर, पास्चन, ये IR में लाई करती है, इंफ्रारेड में।
फिर P equals to 4, वन ओवर 4 square minus 1 over n square, that is bracket फिर ये भी IR में लाई करती है। और अगर बात की जाए फॉर P equals to 5, 1 over lambda 1 over 5 square minus 1 over n square, ठीक है। तो क्या चीज आ जाएगी, ये प्रिफाइंड सीरीज होगी और ये लाई करती है किसमें, IR रीजन में। ये सारी स्पेक्ट्रल सीरीज आ गई आपके पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कुछ MCQs इसी पे करवा रहा हूँ आपको, स्पेक्ट्रल सीरीज पे। सर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो एनर्जी लेवल्स में जंप कर रहा है या ऑर्बिट्स में? ऑर्बिट, ये एनर्जी लेवल में ही है ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब हाइड्रोजन की जब हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन का स्टेशनरी ऑर्बिट तो एक ही है ना, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है जहां पे ये स्टे कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो इसमें सिर्फ जो एनर्जी लेवल है ना, ग्राउंड स्टेट, वो ये है केवल ही। बाकी सारी हाई एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन वापस यहीं पे आना होता है। जिस तरह आप लोगों को याद है एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ा था कि वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है, जो वैलेंस ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड कहलाता है। इससे ऊपर कंडक्शन बैंड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है, लेकिन वहां पे टेम्परेरी होता है उसका स्टे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्साइटेड स्टेट हमेशा टेम्परेरी स्टेट होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, कुछ MCQs पे बात कर रहा हूँ। चलें देखिएगा जी जरा। अगर बात की जाए किस पे, सीरीज का फार्मूला तो जर्नल आपके पास ये आ गया ना, 1 over lambda equals to RH 1 over P square minus 1 over n square। अगर मैं आपसे n क्या है, वो एनर्जी लेवल जहां से जंप करना है, P क्या है, जहां पर स्टे करना है, जहां पर आना है, जितनी दूर से जंप करके आएगा एनर्जी लेवल क्या होगा, जितनी दूर से जंप करके आएगा एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो अगर मैं बात करूं फॉर, याद रखिएगा, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में n must be infinity। अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूं किसमें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए जरा गौर से देखिएगा, लेमन में तो 1 over lambda L, लेमन में शॉर्टेस्ट क्या आ जाएगी, RH, स्टे कहां पे करना है, 1 पे, माइनस 1 over infinity स्क्वायर, इन्फिनिटी तो 0 होता है, RH 1 over 1, यानी lambda L equals to 1 over RH। और अगर मैं बात करूं, ये लेमन में किया ना,
अगर बालमन में करूं तो फिर 1/λ बी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर 0 हो जाएगा। RH/4 4/RH इसे लिख सकते हो 4 × 1/RH। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ 4 × λL कि भाई जो बार्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो लेमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का 4 गुना है। सही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सिमिलरली तो मेरे पास क्या आ जाएगा पास्टन के लिए λp कितना आ जाएगा 9/RH जो कि कितना बन जाएगा 9 × λL। यानी लेमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का 9 गुना हो तो पास्टन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनेगी। इसी तरह ब्रैकेट बनेगा λb इक्वल्स टू 16/RH 16 × λL। और इसी तरह पी फंड λp 25/RH that is 25 λL। क्लियर हो गया जी। इसका मतलब है आपको सिर्फ अगर एक की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पता हो तो आप बाकी सारों की मालूम कर सकते हो। और अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो किसी भी सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है पी का तो आपको पता है कैसे। अगर लेमन किया तो P1 होगा, अगर बार्मर किया तो P2 होगा, पास्चर है तो P3 होगा। यानी आपको P की वैल्यू का तो पता होता है। आपको नहीं पता तो किसका नहीं पता N का। तो क्या लिखोगे जी फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन एनी स्पेक्ट्रल सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में n मस्ट बी p+1। जितनी p की वैल्यू होगी n की वैल्यू उससे एक ज्यादा होगा करेगी। यानी अगर मैं कहता हूं कि p2 है तो n3 होगा, मैं कहता हूं p4 है तो n5 होगा। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होने का मतलब आपके पास एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम हुआ करेगी। इज इट क्लियर? यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सर ये n = p+1 वाला रिलेशन कैसे आया? ये रिलेशन नहीं है, ये लॉजिकल बना है। जरा गौर से देखो, फर्ज करो ये एनर्जी लेवल्स हैं। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन ने यहां पे आना है तो कम से कम एनर्जी का फोटोन कब एमिट होगा जब कहां से जंप करके आएगा इससे अगले ऑर्बिट में। अगर ये कहता हूं फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा जब सेकंड से 1 पे आएगा या थर्ड से 1 पे आएगा? सेकंड से आएगा। सेकंड से। तो इसका मतलब है जितनी n p की वैल्यू होगी जहां पे उसने आना है, n की वैल्यू उससे एक आगे होगी जो उससे अगला ऑर्बिट होगा। मतलब अगर ये 1 है तो उससे अगला 2 यहां से जंप करके आएगा। अगर मैं कहता हूँ जी 2 पे आना है तो कहां से जंप करके आएगा? 3 से जंप करके आएगा, तभी एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। और फार्मूला पढ़ा हुआ है E = hc/λ hc/ΔE। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। और एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा कब? जब इन्फिनिट से जंप करके आएगा। ठीक है जी। जी सर ठीक है, आगे समझिए।
अब इसमें एक आर्टिकल आपका रह गया, दैट इज एक्सरेज। कल डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरे के टॉपिक को, ये यूनिट भी आपका वाइंड अप हो जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ एक आपका रह जाएगा, दैट इज ओनली न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि कोई एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को लगा के ना आपका मैं ये काम निपटा दूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे लोग। ठीक है जी, चलें, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।